YouTube पे आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स दिए। कमेंट्स में मुझसे एक्सप्रेसवे के बारे में बहुत कुछ पूछा, तो मैंने भी सोचा आज ये सीरीज़ मैं आपके लिए डेवलप करूं जिसमें आप मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर दूंगा। तो मैंने इस सीरीज़ की शुरुआत की है। आज मैं पहला द्वारका एक्सप्रेसवे का Q&A बनाने जा रहा हूँ। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको एक एक करके मैं ले रहा हूँ, तो ले पाया, नहीं तो मैं और भी आगे प्रोग्राम में ऐसे क्वेश्चंस को लेते रहूँगा। आप लोग मुझे रेगुलर ऐसे कमेंट्स कर सकते हैं जिससे कि मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर एक सबको इकट्ठा करके एक वीडियो के अंदर दूँ, जिससे कि आप लोग ऐसे और भी लोग जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा उन तक भी उनके आंसर पहुँच पाएँ। क्योंकि उत्सुकता सबकी है एक्सप्रेसवे को लेकर, कब क्या कहाँ कैसी डेवलपमेंट हो रही है। तो धीरे धीरे मैं वो सारी ऑलरेडी आपको वीडियोस के अंदर बताता हूँ, और अब Q&A सेशन में भी मैं आपको अलग से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं उनको भी आंसर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आया कि IICC क्या है और IICC कब ऑपरेशनल होने वाला है। तो मैं आपको बताऊं कि IICC इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है। ये एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जिसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है। इसका टोटल इंडोर एरिया 3 लाख स्क्वायर मीटर है और IICC इंडिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर है। एक मल्टीपर्पज कन्वेंशन सेंटर और एक लार्ज ऑडिटोरियम इसके अंदर होने वाला है, जिसकी कैपेसिटी 6000 पीपल्स की होगी। एक साथ उसमें करीब 6000 लोग आ पाएंगे, और उसके साथ में एक मल्टीपर्पज एरिना फैसिलिटी भी होगी जिसके अंदर 20,000 पीपल एक बार में आ पाएंगे। इसके अंदर टोटल गेस्ट रूम 3500 होने वाले हैं, और विद इन 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और ऑफिस फैसिलिटीज भी होगी। IICC एक आइडियल वेन्यू होगा ऑर्गेनाइजर, एग्जीबिटर्स और बायर्स के लिए, जो आके यहाँ पर एक तरह से विजिट करेंगे तो उनको एक फन, एक कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा यहाँ मिलने वाला है। तो ये अपने आप में एक इंडिया का लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया कि क्या IICC के अंदर कोई टेस्ट इवेंट होने वाला है या वो ऑपरेशनल हो गया है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर लोगों ने देखी आती जाती। यहाँ पर लोगों को लगा कि शायद ये शुरू हो चुका है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी टेस्ट इवेंट क्या होता है। टेस्ट इवेंट अपने आप में एक तरह से जब बड़ा कोई ऐसा एग्जीबिशन करना हो तो उससे पहले यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। मतलब पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हुआ है। जो गवर्नमेंट की अपनी इंटरनल मीटिंग्स होती हैं या जो ऑर्गेनाइजर है उसको जो रन कर रहे हैं उनकी इंटरनल मीटिंग्स, लोगों को गैदरिंग करके सभी चीज़ें प्रॉपर फंक्शनल है या नहीं, इस चीज़ को चेक करना आपका टेस्ट इवेंट कहलाता है। अभी IICC शुरू नहीं हुआ है। अभी ये 1 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड है कि ये पूरी तरह फंक्शनल हो जाएगा, और इसके अंदर पहला जो एग्जीबिशन है वो G20 समिट का होने की इसके अंदर तैयारी है। G समिट के अंदर टोटल 300 ऐसे इवेंट्स होने हैं जिसके अंदर आपका IICC के अंदर भी इवेंट होना है। फिर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा YouTube पर कमेंट करके कि IICC मेट्रो लाइन कब शुरू होगी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि IICC की जो मेट्रो लाइन है, जिसे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन कहा जाता है, कि जैसे 1 अक्टूबर एक्सपेक्टेड है कि इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, यहाँ पे एग्जीबिशन होनी शुरू हो जाएंगी, तभी इस मेट्रो लाइन की कनेक्टिविटी जो ऑलरेडी हो चुकी है इसको पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी आया कि जो मेट्रो पार्किंग है, IICC के पास जो मेट्रो है, इसकी पार्किंग कहाँ होगी, क्योंकि पार्किंग की जगह लोगों को नहीं दिखी। तो आपको बता दूं कि इसकी पार्किंग जो होगी IICC के अंदर होगी, मतलब वहाँ ऑलरेडी पार्किंग का प्रोविज़न है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि क्या हमें द्वारका एक्सप्रेसवे पे इस टाइम प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, और प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या सोच के। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे एक इन्वेस्टर्स की पसंद है। यहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका होराइजन 3 to 5 ईयर का होना चाहिए, जैसे गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सोना रोड और NH48 के ऊपर आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, वैसे ही डेवलपमेंट आपको ऑलरेडी द्वारका एक्सप्रेसवे पे दिख रही है, और आने वाले टाइम में और अच्छी डेवलपमेंट यहाँ होगी। तो यहाँ पर जो दिल्ली के लगते हुए सेक्टर्स हैं, जैसे सेक्टर 104, सेक्टर 106, 108, 109, 110, 110A,
111 सेक्टर, 112, 113 एंड 114 सेक्टर। ये सेक्टर्स जो दिल्ली के लगते हुए हैं, इनमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ 3 to 5 ईयर के होराइजन में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। फिर मेरे यूट्यूब पे कमेंट आया कि मेट्रो स्टेशन द्वारका एक्सप्रेसवे के पास कौन कौन से होने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो ऑलरेडी गुड़गांव की मेट्रो सैंक्शन हुई है, उसके अंदर एक स्पर है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर रहा है 101 और 104 के सेक्टर रोड के ऊपर, तो वहाँ एक मेट्रो स्टेशन होगा। उसके बाद सेकंड मेट्रो स्टेशन जो है वो सेक्टर 37 के पास होगा, जो द्वारका एक्सप्रेसवे के नज़दीक होगा। उसके बाद एक मेट्रो स्टेशन कृष्णा चौक, जिसे बजहेड़ा स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, वहाँ से भी आप 110A होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी कर सकते हैं। और IICC मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है, जहाँ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन ऑलरेडी आती है। सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है, जो ऑलरेडी फंक्शनल भी है। और 111 जो द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है, इसका मेट्रो स्टेशन अभी दिल्ली से लाइन कनेक्टिविटी जो मिलने वाली है, अभी मिली नहीं है, सेंटर के पास फाइल है, बहुत जल्दी उम्मीद है कि ये क्लियर हो जाएगी। तो ये कनेक्टिविटी भी आने वाले टाइम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 111 में मिलने वाली है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे को मेट्रो से कनेक्टिविटी कई जगहों से मिल रही है, तो इसमें बहुत कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर एक क्वेश्चन आया कि आखिर RRTS के द्वारका एक्सप्रेसवे के नज़दीक कौन कौन स्टेशन होने वाले हैं। देखिए, RRTS एक बड़ा नेटवर्क है जो कि हाई स्पीड ट्रेन बन रही है, तो इसके कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे से बात करें तो करीब करीब 3 मेजर कनेक्टिविटी है। एक उद्योग विहार जो मारुति के पास होगा, एक NH8 क्लोवर लीफ जो कि SPR और द्वारका एक्सप्रेसवे को जहाँ कनेक्ट किया जा रहा है वहाँ पर होगा, और तीसरा एरो सिटी जो महिपालपुर के पास है। ये 3 कनेक्टिविटी है जो द्वारका एक्सप्रेसवे के पास RRTS को कनेक्ट कर रही है। फिर एक क्वेश्चन मेरे पास आया, कईयों ने मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे भी पूछा कि क्लोवर लीफ जो NH48 पे है वो कब शुरू होने वाला है। देखिए, वो पैकेज 3 और 4 के साथ ही खुलने वाला है, और पैकेज 3 और 4 की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आपकी अगस्त और सितंबर 2023 है। और इसमें सारे विंग्स इसके एक साथ खुलने वाले हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक कनेक्टिविटी खुलेगी दूसरी नहीं, ये सारे पैकेज 3 और 4 के साथ खुल जाएंगे। मतलब क्लोवर लीफ की कनेक्टिविटी अगस्त और सितंबर पैकेज 3 और 4 के साथ ये पूरी तरह से खुल जाएंगे। फिर एक यूट्यूब पे मेरे को क्वेश्चन आया कि आखिर पैकेज 3 और 4 ऑलरेडी रेडी है तो इसे क्यों नहीं खोला जा रहा। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी भी पूरी तरह से रेडी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्लाईओवर और अंडरपास अभी रेडी नहीं हुए हैं। स्टार्ट होना मतलब 100% कंप्लीट होने को ही स्टार्ट होना कहा जाता है। आप और हमें लगता है कि सब चीज़ें रेडी हो गई हैं, लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं या जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो जब तक सारे मायने में पूरा उसे सेफ्टी चेक इश्यूज़ को नहीं कर लेगी, सेफ्टी से रिलेटेड सारे इश्यूज़ को चेक नहीं कर लेगी, तब तक उसके लिए वो फाइनल नहीं है। तो अभी पैकेज 3 और 4, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया कि ये एक्सपेक्टेड है कि अगस्त और सितंबर के बीच में ये खुल सकता है। फिर एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि आखिर टनल कनेक्टिविटी वसंत कुंज से कब तक कनेक्ट होगी। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो कनेक्टिविटी है वो शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग के बीच है, और अभी इसका टेंडरिंग प्रोसेस जारी है। ऑलरेडी टेंडर फ्लोट किए गए हैं, एक्सपेक्टेड है कि एक बार डेट रिवाइज भी हो सकती है, और फाइनल जब अवार्ड होता है काम, उससे 4 साल का समय है इसको पूरा कंप्लीट होने में। फिर मेरे पास एक क्वेश्चन ये आया कि क्या दीनदयाल जन आवास योजना अभी गुड़गांव में है या ये स्कीम गवर्नमेंट ने पूरी तरह बंद कर दी है। देखिए, गवर्नमेंट ने फ्रेश लाइसेंसेस इशू करने बिल्कुल बंद कर दिए हैं, लेकिन पुराने जो ऑलरेडी लाइसेंस आए हुए हैं वहाँ पे आप दीनदयाल जन आवास योजना के अगर कोई प्लॉट लेना चाहते हैं तो आप प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट में ले सकते हैं। वैसे जो लाइसेंसेस ऑलरेडी इशू हो गए हैं, अभी भी 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लॉन्च होने हैं, जो अभी आने वाले 2-3 महीने में आप देखेंगे कि लॉन्च होंगे। तो लोग जो आपको कहते हैं कि ये लास्ट प्रोजेक्ट है, इसके बाद कोई नहीं आने वाला, इससे आप बाहर आ जाइए। अभी भी 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो फर्दर फ्यूचर में आप देखेंगे कि लाइसेंस लॉन्च होने वाले हैं। फिर एक क्वेश्चन मेरे पास आया है कि गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग के रेट्स बढ़ा दिए हैं और इसका किस पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं
गवर्नमेंट ने 800 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के रेट बढ़ाए हैं। यहाँ बालकनी में 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट बढ़े हैं। एफोर्डेबल हाउसिंग की सेल कारपेट एरिया के ऊपर होती है और ये एप्लीकेबल होगा उन पे जिनकी अब तक अलॉटमेंट नहीं हुई है या नए ऐसे प्रोजेक्ट जो फर्दर फ्यूचर में आने वाले हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया कि ऐसे कौन कौन से ऑब्स्टैकल्स हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी भी बचे हुए हैं। देखिए, लैंड एक्विजिशन सेक्टर 110A के पास, जहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे आप दिल्ली से आते हैं तो लेफ्ट कट जो है वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पर अभी भी जहाँ अंडरपास बना है लेफ्ट में कनेक्टिविटी खुली नहीं है, लोग आगे से जाके लेफ्ट टर्न लेते हैं। तो एक्सप्रेसवे खुल भी जाएगा तो यहाँ पर कंजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अभी भी एक्विजिशन नहीं हुई है, तो ये एक माइलस्टोन है जो अभी बचा हुआ है, इसे आप ऑब्स्टेकल भी कह सकते हैं। सेक्टर 102 के पास में जो अंडरपास बन गया है वहाँ पर भी पूरी तरह कनेक्टिविटी खुली नहीं है, वहाँ पर भी एक्विजिशन के इश्यूज अभी हैं। तीसरा एक ऑब्स्टेकल हाई टेंशन वायर का था जो ऑलरेडी इसकी हाइट को 9 मीटर तक कर दिया गया है। तो करीब करीब बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स नहीं बचे हैं और ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं इनको हटाने के लिए ऑलरेडी GMDA और NHAI की मीटिंग हो चुकी है, तो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मेरे पास आया कि आखिर NHAI और GMDA की जो मीटिंग हुई है इसमें ये ग्राउंड रियलिटी पे कब आएगी। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर एक्विजिशन को लेकर ये कहा गया है कि कंपल्सरी एक्विजिशन के तहत इसकी एक्विजिशन होगी, जहाँ लैंड बची हुई है उनको एक्वायर किया जाएगा। तो ये इमीडिएटली पॉसिबल नहीं होता, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। यहाँ दोनों मिलके बैठ के अगेन 1-2 मीटिंग होगी, फिर इसके ऊपर एक पॉलिसी फ्रेम होगी, उसके तहत ही इस बचे हुए पार्सल्स, जो 2-3 पार्सल बचे होते हैं, उनको एक्वायर किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम मुझे लगता दिखेगा। फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आया, ऐसा कौन सा SCO प्रोजेक्ट है जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, SCO प्रोजेक्ट इस टाइम पे गुड़गांव में और इवन द्वारका एक्सप्रेसवे की आज हम बात कर रहे हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत सारे हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टी को खरीदते टाइम आपको देखने चाहिए। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे रहा हूँ, आप इसको ज़रूर देख लीजिए, आपको करीब करीब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और बाकी आप किसी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के बारे में अगर समझना चाहते हैं तो आप इसको मेरे राइट हैंड साइड पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप मुझे कॉल करके टाइम फिक्स कर सकते हैं। हम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के ऊपर एक डिस्कशन कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको मैं उस प्रोजेक्ट रिलेटेड सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स मैं बता सकता हूँ। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और रेगुलर मैं ऐसी सीरीज़ बनाता रहूँगा, आप मुझे क्वेश्चंस देते रहिए, मैं आप पे क्वेश्चंस को आंसर करता रहूँगा। और अगर किसी प्रोजेक्ट को डीप एनालिसिस करना चाहते हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, तो आप मुझे फ़ोन करके टाइम लेके मुझसे मिल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके लिए बेस्ट राय दूं और जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को मैं बेटर हेल्थ से सेव कर सकूं और अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जा सकूं। नमस्कार, जय हिंद।